नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डोंगर महाविद्यालय बीकानेर। जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड-19 के इस संक्रमण के दौर में हमारी रेगुलर कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पाई है और हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं उन्हीं के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को घर पे बैठे बैठे ही सिलेबस का एक व्यापक और विस्तृत रूप से उनका अध्ययन करवाया जाए और उनको सुलभ रूप से पहुंचाया जाए। जब हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया तो कई छात्र छात्राओं की ये मांग रही थी कि सर एक बार सिलेबस को आप डिटेल में बता दीजिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे कि बीए प्रथम वर्ष के इस प्रथम पेपर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी विषय सूची क्या क्या रहेगी, इस पर एक नज़र में डालता हूं आज कि हमारे टॉपिक क्या क्या होंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव, कि भूगोल ने भारतीय इतिहास को किस तरह से प्रभावित किया गया है। हिमालय का भारत के भूगोल पे क्या प्रभाव रहा, पठारों का क्या रहा, तटीय प्रदेशों का भारत पे क्या प्रभाव रहा, जलवायु और धरातल का क्या प्रभाव रहा, भौगोलिक एकता रही या नहीं रही, या हम कहें कि भारतीय इतिहास पर भौगोलिक परिस्थितियों ने किस प्रकार से प्रभाव डाला। ये हमारा पहला टॉपिक है जिसका हम विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रोफेसर्स के द्वारा आपको समझाया जाएगा। दूसरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। देखिए, इतिहास को लिखने के लिए कुछ संदर्भों की सोर्सेज की आवश्यकता होती है। उन सोर्सेज में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण इत्यादि के आधार पर हमारे विभिन्न इतिहासकारों ने इतिहास का निर्माण किया, इतिहास लेखन का कार्य किया है। तो प्राचीन भारत में इतिहास लेखन में किन किन स्रोतों का प्रयोग हुआ है, ये हम दूसरे अध्ययन में इसकी चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन अध्यापन करवाएंगे आप। तीसरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जो हम छोटी क्लासेज से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बारे में ज़्यादा आपको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, लगभग इतिहास का हर विद्यार्थी इस टॉपिक के बारे में जानता है। नेक्स्ट, चौथा टॉपिक है आर्यों का मूल स्थान समस्या, कि आर्य कहाँ से आए थे। अलग अलग विभिन्न विद्वानों के, इतिहासकारों को भिन्न भिन्न मत है, और आने के बाद में किस प्रकार से ये आर्य सभ्यता और संस्कृति भारत में फैली। वर्तमान में एक अलग मत है कि आर्य बाहर से नहीं थे बल्कि यहीं के मूल निवासी थे। इन विभिन्न मतों और मतांतरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पांचवा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता, जिसमें हम सबसे पहले ऋग्वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में, और उसी के साथ कला और विज्ञान के बारे में भी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उत्तर वैदिक सभ्यता का, और उसमें आर्य जनपदों का राजनीतिक संगठन, उनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक साहित्य और आर्यों की भारतीय संस्कृति को देन। सातवां टॉपिक होगा जनपदों का उद्भव एवं गणराज्य, कि किस प्रकार से जनपद और जनपदों से महाजनपदों का निर्माण हुआ। उन्हीं के साथ साथ गणराज्यों की भी समानांतर एक शासन प्रणाली या भारतीय प्राचीन इतिहास में देखने को मिलती है। इनका केंद्रीय प्रशासन कैसा था, सभा और समिति नाम की कुछ संस्थाएं थी, मंत्रिपरिषद किस प्रकार से होती थी,
न्याय प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों, प्रांतीय प्रशासन और गणराज्यों के पतन इत्यादि के बारे में चर्चा इस टॉपिक में हम करेंगे। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का अभ्युदय। अब हम देख रहे हैं कि हम साम्राज्यवादी युग की तरफ मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं। मगध का इतिहास उत्कर्ष के कारण शुरू में हर्यक वंश, देन बिंबिसार, अजातशत्रु और नागवंश, नंदवंश और तत्पश्चात जो है मौर्य वंश आता है। और नेक्स्ट टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य। ये एक बड़ा टॉपिक है जिसमें मौर्यों का ऐतिहासिक महत्व, इतिहास के स्रोत, चंद्रगुप्त मौर्य और मेगस्थनीज इत्यादि और बिंदुसार के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अशोक प्रियदर्शी का बड़ा चैप्टर है कि किस प्रकार अशोक ने अपने शासन में कुछ परिवर्तन किए, किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, अशोक का धर्म क्या था। और बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से, विभिन्न बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करवाया। और अंत में एक क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक और उनके उत्तराधिकारियों और मौर्य साम्राज्य के विघटन में उनका योगदान या मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की हम बात करेंगे। नेक्स्ट मौर्य प्रशासन के बारे में बात होगी, अगला चैप्टर। और मौर्यों के बाद शुंग और सातवाहन और शक युग के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन शासक और शक क्षत्रप रुद्रदामन इत्यादि के बारे में चर्चा होगी। देन कुषाण वंश, जिसमें कनिष्क इत्यादि महत्वपूर्ण हैं और उसी से जुड़ी बौद्ध धर्म से संबंधित संगीतियाँ हैं, महायान संप्रदाय का विकास और कुछ हमारी कलाओं के बारे में, जैसे गांधार कला, मथुरा कला इत्यादि, अमरावती कला, ये मूर्ति कला की कुछ जो शैलियाँ थी उनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है गुप्त काल के पूर्व भारत में आर्थिक विकास कैसा था। ये काल जो है हम सोने की चिड़िया जिसको कहते हैं कि आर्थिक विकास कैसा था, कृषि व्यवस्था कैसी थी, भूमि का स्वामित्व के संबंध में किस प्रकार के अधिकार थे, उद्योग व्यवसाय कैसे थे, आंतरिक और बाहरी व्यापार कैसा था, विदेशी व्यापार कैसा चलता था, व्यापारिक मार्ग, माप तोल, मूल्य, शुल्क, श्रेणी इत्यादि का संगठन और उनका उद्भव और विकास किस प्रकार से होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य का राजनीतिक उत्थान और पतन और गुप्त प्रशासन। इसमें सब कुछ आ गया हमारा कि कौन कौन से गुप्त शासक थे और इन गुप्त शासकों ने किस तरह से भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना की, वो एक उनका राजनीतिक उत्थान था। तत्पश्चात किस प्रकार से कौन कौन से कारण रहे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को पतनशील बनाया, उनके पतन में योगदान दिया। और तत्पश्चात गुप्तों का प्रशासन कैसा था, गुप्त शासन प्रबंध के बारे में भी चर्चा की जाएगी। देन गुप्तकालीन समाज और संस्कृति के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और गुप्तों के बाद में आता है वर्धन वंश, जिसके अंदर हर्षवर्धन विशेष रूप से और कुछ मौखरियों इत्यादि के बारे में वर्णन हम करेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत के चोल और चालुक्य वंश और उनके प्रशासन के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि दक्षिण भारत में चोल वंश अपने आप में एक महान और शक्तिशाली वंश था और भारतीय सभ्यता और संस्कृति और राजनीतिक जीवन को एक बहुत बड़ी देन चोलों की मानी जाती है। देन चालुक्यों के बारे में और तत्पश्चात साउथ में ही संगम युग में हम साहित्य, समाज और संस्कृति तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद राजपूत युग आता है। 8वीं से 12वीं शताब्दी का युग जो है भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में विभिन्न मतों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से राजपूत वंश और प्रमुख शासक रहे, मिहिर भोज और चालुक्यों में कुमारपाल चालुक्य, भोज परमार, विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान वंश का अजमेर का, पृथ्वीराज तृतीय, गेड़वाल वंश, चंदेल वंश, राष्ट्रकूट, कलचुरी और कुछ छोटे मोटे प्रांतीय राजवंशों के बारे में चर्चा करेंगे।
और अंतिम चैप्टर है हमारा राजपूतों के पतन के कारण, कि राजपूतों को पतन में कौन कौन से कारण थे, क्या उनके राजनीतिक जीवन में क्या दोष थे, सामाजिक दोषों के बारे में भी चर्चा करेंगे, धार्मिक जीवन, सैनिक दुर्बलताएं, गुप्तचर व्यवस्था, विदेशों के साथ संबंध और एक नैतिक पतन इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला पेपर है फर्स्ट ईयर का, बीए पार्ट फर्स्ट का, जो शुरू से लेकर के 1206 ईस्वी तक यानी सल्तनत काल से पूर्व तक के इतिहास का एक विस्तृत अध्ययन कराता है। तो इसके बारे में हम आपको ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से इसकी का विस्तार से जो है आपको अध्ययन करवाएंगे। और इसके अलावा और कोई दूसरी क्यूरीज होगी, हमारे कुछ आपको जिज्ञासाएं होगी, पूछना होगा, तो आप निश्चित रूप से जो है आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, जैसे भी आपको ठीक लगे, आप दिन में जो ऑफिस आवर्स होते हैं कॉलेज के टाइमिंग में, है ना, 10 से 5 का टाइम जो रहता है, उस टाइमिंग में आप पूछ करके अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।